हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जो है पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियां क्या हैं और भौतिक राशियों का मापन कैसे किया जाता है और मापन के लिए जो यूज होने वाले मात्रक हैं वो क्या क्या मात्रक होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वो हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक आपको आता है ये जो है भौतिक राशियां क्या है। भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक राशियां भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, फिजिक्स के जितने भी नियम हैं उन नियमों को किन्हीं राशियों की सहायता से जो है हम डिफाइन करते हैं। तो वे तमाम राशियां जिनकी सहायता से हम भौतिकी के नियमों को समझते हैं, उन तमाम राशियों को, उन समस्त राशियों को हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। इसके अलावा भौतिक राशि उसे ही माना गया है जिसका हम मापन कर सकें। मतलब जैसे लंबाई हो गया, किसी वस्तु की हम लंबाई, आपको बोला जाए कि किसी वस्तु की लंबाई मेजर करना है तो आप लंबाई मेजर कर सकते हो। किसी वस्तु के द्रव्यमान को पता करना है तो आप द्रव्यमान का वजन तौल के आप उसका द्रव्यमान भार बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी राशियां होती है जिन्हें हम माप नहीं सकते? ये ज्यादा जानना जरूरी है भाई। ये तो पता है कि भाई सर हम द्रव्यमान को नाप सकते हैं, लंबाई, ये सब चीजें हम पता कर सकते हैं कि बल कितना है, 20 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, ये सब के पैरामीटर्स हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें भौतिक राशियां नहीं माना जाता? तो देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप अपने मन में कुछ सोच रहे हैं, तो अब वो आप क्या सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, इस चीज का कोई मेजरमेंट नहीं है। जैसे कि हमारा फीलिंग, अब आपका फीलिंग किसी के लिए कैसा है, उस फीलिंग का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। तो लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका मेजरमेंट हम कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। तो जिनका मेजरमेंट हम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हमारा थॉट्स हो गया, हमारा फीलिंग हो गया, इन राशियों को हम भौतिक राशियों में नहीं रखते हैं। जनरली भौतिक राशियां वे ही राशियां कहलाती हैं जिनका हम मापन सटीकता से, यथार्थता पूर्वक जिनको हम मेजर कर सकते हैं या उनको मापा जा सकता है। तो देखिए, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। तो भौतिकी के जितने भी नियम हैं, जितने भी नियम आपने अभी तक पढ़े हैं या जो आप पढ़ने वाले हो, उन नियमों को बताने के लिए, उनको समझाने के लिए हम जिन राशियों का प्रयोग करते हैं उन राशियों को हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु की लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व, ये तमाम राशियां क्या है? आपकी भौतिक राशि। अब हम देखते हैं कि भौतिक राशियों का जो है वर्गीकरण कितने हिस्सों में किया गया है। तो जो भौतिक राशियों का वर्गीकरण है, इसका आधार दो है जिस आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला है मापन और मात्रक के आधार पर, कि भाई जिन्हें हम माप सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं उस आधार पर। तो मापन और जिनके मात्रक होते हैं, तो देखिए मापन और मात्रक के आधार पर राशियां तीन प्रकार की हैं, जिसमें से पहला क्या है? आपकी मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां, मूल राशियों का मतलब ऐसी राशियां या वे राशियां जिनकी सहायता से अन्य राशियों को ज्ञात किया जाता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? मूल राशियां। उन्हें मूल राशियां कहते हैं। उन्हें मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? कि आप इनकी सहायता से दूसरी राशियों को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इन्हें आप, मूल राशियों को आप किसी दूसरी राशि से ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे कि आप मान के चलिए, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मूल राशि क्या हो जाएगी? जैसे कि लंबाई। लंबाई क्या हो जाएगी आपकी? मूल राशि। क्यों है लंबाई मूल राशि? अब देखो ध्यान से, इसका जो वर्गीकरण किया गया है उसमें पहला टाइप क्या आता है इसका? मूल राशियां। दूसरा क्या आता है? व्युत्पन्न राशियां। और तीसरी राशियां कौन सी आती है?
पूरक राशि। तो हम अभी एक एक करके देख रहे हैं। पहले हमने डिस्कशन किसका किया है? मूल राशियों का। तो मूल राशियों में हमने एग्जाम्पल क्या लिया है? लंबाई। मूल राशियां क्या है? वे राशियां जिनकी सहायता से आप बाकी सभी राशियों को ज्ञात करते हो या उनको बना सकते हैं, वो तमाम राशियां क्या कहलाती हैं? मूल राशियां। जैसे कि लंबाई हो गया, आपका द्रव्यमान हो गया, आपका जो है समय हो गया, आपका जो है ताप हो गया, आपका विद्युत धारा हो गई, आपका जो है पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, और लास्ट होता है ज्योति तीव्रता। लास्ट क्या होता है? ज्योति तीव्रता। तो जो मूल राशियां हैं, मूल राशियों की जो कुल संख्या है वो है 7। कुल कितनी मूल राशियां हैं? तो कुल जो मूल राशियों की संख्या है वो कितनी होती है? 7 मूल राशियां होती हैं। ठीक है। और मूल राशियां क्या होती हैं? सर, जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती हैं जिनकी सहायता से हम बाकी चीजों को बनाते हैं। जैसे सरल भाषा में मैं आपसे बोलूं कि जैसे आप इंग्लिश का कोई वर्ड बनाते हैं तो वो किसकी मदद से बनाते हो? ABCD की मदद से। तो वो जो ABCD है वो आपकी क्या हो गई? मूल राशियां। तो जैसे आपने बोला काइट। काइट जो है, काइट मतलब पतंग। काइट कितने अक्षर से, कितने लेटर से मिलकर बना है? KITE। तो जो पूरा शब्द बना है काइट, ये जो पूरा काइट बना है KITE, तो इसमें देखो के क्या है? ये अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है, ये भी, ये तमाम क्या है? अल्फाबेट है। तो जैसे किसी अंग्रेजी में किसी मीनिंग को, किसी वर्ड को जो है हम बनाते हैं ABCD की मदद से, ऐसे ही बाकी जितनी राशियां, जैसे कि व्युत्पन्न राशियां हैं, जितनी भी प्रकार की राशियां भौतिकी में बनती हैं, उन्हें हम किन की मदद से बनाते हैं? मूल राशियों की मदद से। तो ये सबसे बेसिक यूनिट होती है किसी भी राशि को बनाने की। सबसे जो छोटी बेसिक इकाइयां, सॉरी, जो राशियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मूल राशियां। ठीक है। अब हम आते हैं किस पर? व्युत्पन्न राशियों पे। ये व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? देखो ध्यान से, व्युत्पन्न राशियां वो होती हैं जिन्हें मूल राशियों की सहायता से बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो लंबाई, लंबाई अभी बताया था कौन सी राशि थी? मूल राशि। और चौड़ाई भी तो एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई होती है। भाई लंबाई बोले, मैं आपसे लंबाई के बारे में बात करूं, मैं आपसे चौड़ाई के बारे में बात करूं, या मैं ऊंचाई के बारे में बात करूं। अगर आप किसी कारीगर से बोल दोगे, किसी मैकेनिक से बोल दोगे कि भाई यहाँ का डायमेंशन नाप दिए, तो हर केस में चाहे वो लंबाई को नाप रहा हो तो मीटर यूज करेगा, चौड़ाई को नाप रहा है तो मीटर यूज करेगा, ऊंचाई को नाप रहा है तो मीटर इस्तेमाल करेगा। मतलब चाहे लंबाई की बात करें हम इसमें, चाहे चौड़ाई की बात करें और चाहे ऊंचाई की बात करें, तीनों को हम ऐसे लंबाई ट्रीट कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, ये लंबाई कौन सी राशि है? बताइए। लंबाई मूल राशि। चौड़ाई भी क्या? चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई, ये भी क्या है? मूल राशि। तो देखो ना, जब दो मूल राशियों का आपस में गुणनफल हो रहा है, गुणा हो रहा है, तब जो राशि बन रही है, इस राशि को हम बोलते हैं कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। अब ऐसी सिर्फ क्षेत्रफल ही नहीं है, क्षेत्रफल तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब ऐसी बहुत सारी राशियां होती है। व्युत्पन्न राशियों की संख्या अनगिनत है, कितनी भी राशियां हो सकती है। ये कैसे? जैसे एक आपका एग्जाम्पल ले लिया क्षेत्रफल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखो लंबाई क्या है? मूल राशि। चौड़ाई क्या है? मूल राशि। ऊंचाई, ये तीनों क्या है? आपकी मूल राशियां। ये आपकी क्या है? मूल राशियां। तो मूल राशियों से मिलकर बनते हैं क्या? व्युत्पन्न राशियां। तो आयतन आपकी कैसी राशि हुई? व्युत्पन्न राशि। आयतन कैसी राशि है आपकी? व्युत्पन्न राशि। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा, समझ में आ रहा है? तो जितनी अब जैसे देखो, द्रव्यमान तो आपकी मूल राशि थी ही। अब आप बोलोगे आयतन, तो देखो आयतन को हम क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान को तो आप द्रव्यमान लिख ही सकते हो, आयतन को क्या लिख सकते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखो द्रव्यमान क्या है? मूल राशि। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है? ये मूल राशियां। तो इन मूल राशियों से मिलकर बन रही है एक जो राशि, इसे हम क्या बोलेंगे? घनत्व को व्युत्पन्न राशि। कहने का मतलब सिंपल सा है सर, जैसे अंग्रेजी में कोई शब्द हम बनाते हैं, एलिफेंट, या कोई भी वर्ड बनाया,
तो सर उसमें जितने जो वर्ड्स आते हैं ELEPHANT, तो जो EL ये छोटे छोटे जो लेटर्स है, ये सारे लेटर्स क्या कहलाएंगे आपके? फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल चीज जो जिससे मिलकर वो स्पेलिंग बन रहा है। तो जिनसे मिलकर वो स्पेलिंग बन रहा है, उस सेंस में अगर इस सेंस में समझोगे तो वो क्या कहलाएंगे? आपकी मूल राशियां। और इन अब जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों से मिलकर क्या बन रहा है? आपका आयतन। तो ये पूरा वर्ड हो गया। ये क्या हो गया? आपका व्युत्पन्न राशि। और ये तीनों क्या हो गई? आपकी मूल राशियां। ठीक है। अच्छा, तो मापन व मात्रक के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है वो आपका मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं क्या? पूरक राशि पर। क्या आते हैं? पूरक राशि। अच्छा, व्युत्पन्न राशि की अगर हम परिभाषा लिखेंगे, व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या हो जाएगी बताइए? मूल राशि की परिभाषा भी हमने बताई थी आपको। अब हम बताएंगे कि व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या है। तो व्युत्पन्न राशियां, तो ध्यान से देखेंगे, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने अभी बताए थे इसके, क्या था बताइए? जैसे कि क्षेत्रफल था एक एग्जाम्पल, और दूसरा क्या था बताइए? आयतन था, और तीसरा एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया था वो क्या बताया था? घनत्व हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि त्वरण हो जाएगा, जैसे कि बल हो जाएगा, जैसे कि संवेग हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। उनकी संख्या कभी फिक्स नहीं होती है। मूल राशियों की संख्या फिक्स है, कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन व्युत्पन्न राशियों की संख्या कभी फिक्स नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी जो अगली राशि है, इसका क्या नाम है? पूरक राशियां। तो सर आपने मूल राशियों को पढ़ा, वे राशियां जिनकी मदद से व्युत्पन्न राशियों को बनाया जाता है वो क्या कहलाती हैं? आपकी मूल राशियां कहलाती हैं। फिर व्युत्पन्न राशियां क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियों को किससे बनाया जाता है? मूल राशियों की सहायता से जिन राशियों को बनाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। अब जो आपकी पूरक राशियां आती हैं, इसमें 2 प्रकार की राशियां होती हैं पूरक राशियों में। क्या होती हैं वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो आपकी पूरक राशियां हैं, इसमें आते हैं आपके, देखें ध्यान से, यहाँ पे पूरक राशियां। पूरक राशियों में 2 आते हैं आपका। एक आता है आपका समतलीय कोण, और दूसरा आता है ठोस कोण या घन कोण। जो समतलीय कोण होता है ये द्विविमीय होता है, 2D में होता है, 2 डायमेंशनल होता है। जो घन कोण होता है ये 3D में होता है, मतलब आपका 3 डायमेंशनल होता है। सर कैसे 2D होता है, कैसे 3D होता है? क्या मतलब इस चीज का? देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान के चलिए ये जो है कोई त्रिज्या है, और यहां से ये जो है एक वृत्त का हिस्सा है मान के चलिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? चाप। तो ये कोई चाप है जिसकी लंबाई क्या है? S, और ये उसकी त्रिज्या कितनी है? R, और ये उसका कोण है। ये चाप इसके कोण इधर बिंदु पर कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। जैसे ये 2 रेखाएं हैं, इनका ये चाप हो गया, तो ये चाप इस केंद्र पर O पॉइंट पर कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो कोण बराबर आपने पढ़ा होगा, कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। तो कोण यहाँ पर क्या है? थीटा। तो चाप क्या होगा आपका? S, और त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी? R। ये तो डिफाइन होता है क्या? समतलीय कोण। सिंपल सी बात है, 2 रेखाओं के मिलने से जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? समतलीय कोण। ठीक है। अब रेखाएं कैसे मिलेंगी? 2 डायमेंशनल, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस में मिलेंगी। ठीक है। अब घनकोण कैसे अलग है समतलीय कोण से? देखिए, घनकोण और समतलीय कोण में बहुत फर्क है। ये 2 रेखाओं को मिलाने से बनता है समतलीय कोण। और घनकोण का मतलब क्या होता है? घनकोण का मतलब ये कि जैसे मान के चलिए, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, जैसे आपने क्यूब पढ़ा है, ये पढ़ा है क्या आपने? क्यूब।
या कॉर्न जिसको हम बोलते हैं, सॉरी कॉर्न, आइसक्रीम का कॉर्न समझ लीजिए आप उसको। तो हम इसमें क्या करते हैं, आइसक्रीम फिल करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें सपोज आइसक्रीम फिल ना करें और इसको उठा के जो है ऊपर से देखें, तो ऊपर से देखने पर ये जो है देखना यहाँ पे कोण बनेगा, और वो कोण कैसा बनेगा, गोल ये बनेगा, कोण गोल बनेगा, ठीक है ना। ये कैसा, ऊपर से देखोगे तो भाई चारों तरफ इसमें सतह होगी कि नहीं होगी, तो वो गोल कोण बनेगा। तो ये सरफेस जो है इसके सेंटर पे जो एंगल बनाएगी ये, उससे हम क्या बोलेंगे, घनकोण बोलेंगे। और ये 3D ऑब्जेक्ट है, कोण को आप हाथ में पिक कर सकते हो, या सुनो, तो ये क्या बनता है, 3D बनता है। इस कोण को हम क्या बोलते हैं, आपका घनकोण या ठोस कोण, ठीक है। ये जो है इधर जो बनेगा, ठीक है जी। तो मूल राशियां सर कितनी होती थी, 7 होती थी। व्युत्पन्न राशियों की संख्या पता नहीं, अनलिमिटेड हो सकती है। पूरक राशियां कितनी होती हैं आपकी, 2। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो भौतिक राशि का वर्गीकरण है, इसमें एक टाइप जो है मापन और मात्रक के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो हमने देख लिया, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। नाउ अब बात करते हैं दूसरा वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, दिशा और परिमाण के आधार। कुछ ऐसी राशियां होती हैं भौतिकी में जिसमें उसका वैल्यू, उसका परिमाण भी होता है और साथ में उसकी क्या मेंशन करना पड़ता है, दिशा। जैसे कि बल, बल में क्या है, जैसे 20 न्यूटन, अब 20 न्यूटन बल लग रहा है तो उसकी दिशा भी मेंशन होना चाहिए कि किस दिशा में लग रहा है। तो 20 न्यूटन क्या हो गया, उसका परिमाण हो गया, और दिशा अगर साथ में है तो वो उसको दिशा भी बता रही है। तो ऐसी राशियां देखो जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। और दूसरा जो इसका वर्गीकरण है वो क्या है, अदिश राशियां। अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है, क्या नहीं होती है, दिशा नहीं होती, परिमाण होता है लेकिन दिशा का कोई मेंशन नहीं होता है। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से देखेंगे। सदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां हम उन्हें कहते हैं, सदिश राशियों में क्या होता है सर, जिसमें परिमाण भी होता है और प्लस क्या होती है, दिशा भी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, सदिश राशि। कैसे, ध्यान से देखना, वे राशियां जिनमें परिमाण भी होता है और क्या होती है, दिशा भी होती है, ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब गणितीय मान या उसका आंकिक मान, आंकिक मान, आंकिक। और दिशा, दिशा मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, या नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, कोई सी डायरेक्शन जो है हम उसमें मेंशन कर देते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि 20 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, तो देखो ये 20 न्यूटन क्या है आपका, ये 20 न्यूटन हो गया आपका परिमाण, और ये जो दिशा बता रही है, या इसमें हम बाएं लिखें दाएं लिखें, जब दिशा मेंशन कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट की साइड की, ये इस डायरेक्शन से ही मतलब नहीं, बाएं, लेफ्ट या राइट भी यहाँ पे हो सकता है। तो जब आप साथ में दिशा मेंशन कर देते हो, ठीक है, या आपने बोला कि घर से जो है मार्केट की ओर, तो ये भी एक प्रकार की क्या हो गई, आपकी दिशा हो गई, कि आपने फिक्स कर दिया कि इस तरफ से इस तरफ ही जाना है। तो ऐसी चीजों को हम दिशा में काउंट कर सकते हैं। तो ये बल जो है आपकी कैसी राशि हो जाएगी, जो है आपकी सदिश राशि हो जाएगी। और सदिश राशियां होती हैं जैसे कि विस्थापन, कैसी होती है, विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। वेग क्या है, आपकी एक सदिश राशि है। बल क्या है, आपकी एक सदिश राशि है, ठीक है। तो सदिश राशियां क्या हुई सर, वे राशियां जिनमें जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्गीकरण जो है वो क्या है आपका, अदिश राशियों के आधार पर किया गया है। अदिश राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि बताइए, जैसे कि अदिश राशियों का एग्जाम्पल क्या बनेगा बताइए, अदिश राशियां जैसे कि समय, समय में कोई दिशा का कोई रोल नहीं होता है, समय हो गया। चाल, चाल में कोई दिशा का ज्ञान नहीं बताया जाता है। आवृत्ति, आवृत्ति में हमें कोई समय का मतलब नहीं होता है, दिशा का सॉरी मतलब नहीं होता है, ठीक है।
तो समय हो गया, चाल हो गया, आवृत्ति हो गई, ये तमाम जो है आपके किसके एग्जाम्पल बनेंगे, जो है अदिश राशियों। तो अदिश राशियों की परिभाषा क्या हो जाएगी? अदिश राशियों का मतलब वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं, वो क्या कहलाती है बताइए? अदिश राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती। ठीक है, तो आप इतना इसको नोट करेंगे आराम से। तो वर्गीकरण समझ में आया होगा आपको क्या, कि सर भौतिक राशियों का वर्गीकरण जो है मापन और मात्रकों के आधार पर 3 प्रकार से है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां, और जो दिशा और परिमाण के आधार पर 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण है, एक सदिश राशियां और अदिश राशियां। अब हम एक बार डिस्कशन करते हैं आगे का। देखिए यहां पर भौतिक राशि का मेंशन किया गया है कि आपकी भौतिक राशि कौन सी है। तो देखो ध्यान से, जैसे पहली भौतिक राशि है आपकी क्या, लंबाई। अभी मैंने बताया था कि भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है, टोटल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7। पहली क्या है आपकी, लंबाई। अभी आपको यहां ध्यान नहीं देना है, जब मात्रक के बारे में डिस्कशन होगा देन वी विल डिस्कस इट। अभी बताइए पहली राशि, भौतिक राशि कौन सी है आपकी, लंबाई। दूसरी क्या होती है, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो आपको ये 7 जो मूल राशियां हैं इनको याद रखना। अच्छा, कुछ समय के बाद हम इसके मात्रक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मात्रक, अभी हम फिलहाल राशियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मूल राशियों ये आपकी 7 होंगी। अच्छा, इसके अलावा 2 अन्य राशियां भी हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पूरक राशियां। जैसे कि मैंने बताया था, एक समतल होता है, समतल कोण, दूसरा क्या होता है, ठोस कोण या खंड कोण, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जब राशियों को पढ़ ही लिया है तो क्यों ना साथ में इनके मात्रक भी पता कर लें और उनका सिंबल क्या होता है। ठीक है, हालांकि हम मात्रक डिस्कस अभी बाद में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे राशियों के बारे में। तो देखो ध्यान से, राशियां, लंबाई का जो एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। अब आप बोलेंगे सर एसआई मात्रक क्या होता है, इसका जस्ट अभी आगे डिस्कशन आने वाला है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। और जो दूसरी जो पूरक राशियां हैं, समतल कोण, उसका मात्रक रेडियन होता है, और जो ठोस कोण होता है उसका मात्रक क्या होता है आपका, स्टेरेडियन। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो है, जो हमारी 7 मूल राशियां थी उनको जो है हम परिभाषित करते हैं 1 बाय 1। जैसे पहली जो हमारी मूल राशि थी वो क्या थी बताइए, लंबाई। पहली जो मूल राशि थी वो क्या थी हमारी, लंबाई। तो बताइए लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, मीटर। लंबाई का जो मूल मात्रक है वो क्या है आपका, मीटर। अच्छा, तो ये मीटर क्या है सर, जो एसआई यूनिट में लंबाई का जो मूल मात्रक है उसे मीटर बोलते हैं। 1 मीटर की परिभाषा देखो, 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 अपॉन यहाँ पे 299,792,458 सेकेंड में तय करता है। भाई जैसे मान के चलिए ये हमने निर्वात बनाया। निर्वात क्या होता है, निर्वात का मतलब ऐसी जगह जहां पर वायु वगैरह ना हो, जहां वैक्यूम मतलब टोटली एयर का प्रेजेंस 0 मान लिया जाए। जहां बनाया कैसे जाता है सर, इसमें जो है लोहे के चैम्बर्स जो है इनको क्लोज किया जाता है और अंदर सक्शन पाइप से उसके अंदर की हवा को जो है बाहर निकालते हैं मोटर से। तो अंदर की पूरी हवा जो है धीरे धीरे करके प्रेशर से बाहर आउट हो जाती है, तब ऐसे बनाया जाता है क्या, निर्वात। और निर्वात में जो है वायु की उपस्थिति नहीं होती है। तो अगर निर्वात में प्रकाश को छोड़ा जाए, प्रकाश अगर निर्वात में चल रहा है तो 1 सेकेंड में, क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करता है बताइए, 1/299 सेकेंड में जितनी दूरी चलेगा। सोचो जरा 1 सेकेंड कितना छोटा होता है, उस 1 सेकेंड का भी कौन सा हिस्सा, 1/2
299,792,458 सेकेंड में कितना चल गया? मान के चलो यहां से यहां चल गया, 1 सेकेंड के कौन से भाग में? 1/299,792,458 सेकेंड में। वो मान के चलो यहां से यहां चल गया, तो ये वाली दूरी क्या कहलाएगी? मेरी 1 मीटर कहलाएगी। बताओ, सरल शब्दों में बताओ, इसको डेफिनेशन क्या हो जाएगी? निर्वात में प्रकाश 1 सेकेंड के कितने विभाग में? 1/299,792,458 विभाग में जितनी दूरी तय करता है, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? 1 मीटर बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब जो है नेक्स्ट डेफिनेशन पे होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? देखिए, हमारा जो अगला जो राशि था वो क्या था आपका? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का जो मात्रक लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा? किलोग्राम। अब देखिए, किलोग्राम को परिभाषित करते हैं कि भाई किलोग्राम जनरली सभी को पता है, मार्केट एरिया में सभी जाते हैं, तो किलोग्राम से जो हम वस्तुओं की तुलना करते हैं। जैसे मान के चलिए आपको कोई फ्रूट खरीदना है 1 किलो, तो 1 किलो का जो फिक्स वेट है उसके इक्विवेलेंट आप दूसरी तरफ जितना अमाउंट आ जाएगा आपका, वो आपका 1 kg के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो क्या है 1 किलोग्राम? देखो ध्यान से, जो फ्रांस है, फ्रांस में एक जगह का नाम है सेवरस। क्या नाम है? सेवरस नामक स्थान पर एक माप तोल का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है, वहां पर जो है एक सिलेंडर रखा है, बेलन रखा है। उस बेलन की क्या खासियत है? देखो ध्यान से, वो बेलन ऐसा है कि वो बेलन बना है किसका? मिश्र धातु का बना है। मिश्र धातु मतलब कम से कम उसमें 2 धातु हो सकते हैं या 2 से अधिक धातु हो सकते हैं, धातुओं को मिलाया जाता है। तो देखो, पहली क्या है? प्लेटिनम Pt, और दूसरी क्या है? इरिडियम Ir, जिसमें से प्लेटिनम जो है 90% है, इरिडियम जो है वो कितना है? 10% है। तो प्लेटिनम इरिडियम को मिलाया और उससे एक बेलन बनाया। ठीक है? अच्छा, उस बेलन का जो द्रव्यमान है, उस बेलन का जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं? मानक स्टैंडर्ड किलोग्राम माना गया है। अब दुनिया में जितने भी किलोग्राम बनाए गए, जिसको हम आम भाषा में बांट बोलते हैं, वो जो 1-1 किलोग्राम की दुनिया में हर जगह आप जाते हो, हर मार्केट में 1 kg आपको मिल जाएगा। तो वो जो 1 kg का वेट है वो इसी बेलन के बराबर होता है, जो कि किसका बना हुआ है? प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु का, जिसमें प्लेटिनम का परसेंटेज कितना है? 90%। इरिडियम का परसेंटेज कितना है आपका? 10। समझ में आया? अच्छा, ये कार्यालय कहां पर है? सेवरस नाम के स्थान पर है, जो कि कौन से कंट्री में आता है? फ्रांस। और इसकी इकाई क्या होती है? किलोग्राम। उसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? kg। ठीक है? तो ये 2 चीजें जो है आपको, एक किलोग्राम की परिभाषा और एक मीटर की परिभाषा। मीटर की परिभाषा याद है? निर्वात में प्रकाश 1 सेकेंड के कौन से भाग में? 299,792,458 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? 1 मीटर बोलते हैं। ठीक है? अब हम चलते हैं 1 by 1 करके अगली परिभाषा। ठीक है? तो जो हमारी अगली परिभाषा है वो आएगी किसकी? समय। तो देखो ध्यान से, सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। अच्छा, ये सेकंड तो मात्रक है, राशि क्या थी हमारी? समय। तो यह किसका मात्रक होता है बताइए? ये समय का मात्रक होता है। इसकी जो पहली परिभाषा दी गई थी सन 1960। देखिए कितना रोचक तथ्य है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई समय को सबसे पहले परिभाषित कब किया गया। ठीक है? तो जो समय की पहली परिभाषा जो है प्रॉपर दिया गया, समय का तो जो है इस्तेमाल बहुत समय पहले से चला आ रहा है, जिसको हम सूर्य के हिसाब से जो है पहरों को नापते थे कि भाई पहला पहर, दूसरा पहर, है ना, तो ऐसे नापते थे, वो तो ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन जो है फर्स्ट टाइम जो है लोगों ने इसको देने की कोशिश की, वो सन कौन सी में दी गई थी? 1960 में। क्या दिया गया था बताइए? उसका आधार क्या था? उसका समय का जब बोला कि भाई इसको परिभाषित करेंगे तो किस आधार पर किया गया था? माध्य सौर दिवस के आधार पर। क्या बोला? माध्य सौर दिवस। अब हमें यह जानना है कि माध्य सौर दिवस होता क्या है। देखिए, माध्य सौर दिवस का मतलब आप ऐसा समझिए कि मान के चलिए आज 2 दिनों की बात करते हैं, मान के चलिए सोमवार और मंगलवार। मान के चलिए सोमवार को आपने देखा सूरज जो है आपके सर पर है। ठीक है? सोमवार के दिन आपने मान के चलिए 12 से 1 बजे के बीच में देखा कि सूर्य कहाँ है? आपके सर पर है। अब बताइए दोबारा ये आपके सर पर कब आएगा? सर के ऊपर अगले दिन आएगा, मतलब मंगलवार को आएगा अगला दिन अगर माने तो मंगलवार को जब वो दोबारा उधर आएगा, तो बताइए जब वो पहले आप सोमवार को आपके सर पे था
तो जब मंगलवार को भी आपके सर पे आया तो उसके बीच का समय अंतराल कितना हुआ? 24 घंटे। कितना हुआ? 24 घंटे। इस 24 घंटे के ड्यूरेशन को हम बोलते हैं क्या? माध्य सौर दिवस। और 24 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 86,400। कैसे निकलेंगे बताइए भाई? सीधी सी बात है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आता है 86,400, 86,400। मतलब 24 घंटे में कितने सेकंड हुए आपके? 86,400। क्लियर है? अब देखो ध्यान से देखेंगे तो भाई जो माध्य सौर दिवस है, मतलब कितने दिन का है ये? कितने समय का है? 24 आवर्स, 24 घंटे का है। अब 24 घंटे में कितने सेकंड होंगे बताओ? 86,400। कितने सेकंड होंगे? उसके एक भाग को बोलेंगे क्या? सेकंड। भाई 86,400 सेकंड है 24 घंटे में, ठीक है? पूरे दिन में सोमवार जब सर पे था सन, मंगलवार को जब दोबारा सन सर पे आया, बीच का समय 24 घंटे, इसमें सेकंड कितने लगे? 86,400। तो 86,400 सेकंड है, उसके एक भाग को, मतलब 1/86,400 में जो समय होता है उसे हम क्या बोलते थे? एक सेकंड। यह परिभाषा कब दी गई थी बताइए? 1960। फिर ध्यान से देखिए, फिर जो है बाद में इसको जब परिभाषित किया गया, ध्यान से देखिए, बाद में जो है सन 1967, मतलब कि लगभग कितने सालों का अंतर हुआ बताइए? 60 से लेकर 67, 7 सालों का। जब उसे दिया गया, एक अलग परिभाषा दी गई। ये परिभाषा क्या कहती है? ध्यान से देखो, यहां से पढ़ो। एक सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें कोई सीजियम 133, सीजियम परमाणु 133, ठीक है, उसके द्वारा जो तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित हो रहे थे, ठीक है ना? पढ़ो यहां से क्या लिखा है? परमाणु, सीजियम परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण के कितने कंपन बताइए? 9, 1, 9, 2, 6, 3, 1, 7, 7, 0। कितने कंपन? मतलब सुन क्या है, इसको ऐसे भी डिफाइन किया गया था कि परमाणु घड़ी लिए, परमाणु घड़ी में सीजियम का परमाणु जितने समय में इतने कंपन करता है। कितने कंपन करता है? वैल्यू देखिए आपकी 9,19,26,31,770। इतने कंपन जब करता है, इतने फास्ट कंपन जब होते हैं, उतने समय को हम क्या बोलते हैं? एक सेकेंड। मतलब क्या है? परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु जितने समय में इतने कंपन करता है। कितने कंपन करता है बताइए? 9,19,26,31,770 कंपन जब जितने समय में वो कर लेता है सीजियम, समय को हम क्या बोलते हैं? एक सेकंड। तो बताइए समय की कितनी, सेकंड की कितनी परिभाषाएं दी गई आपकी? 2। एक माध्य सौर दिवस के आधार पर, जिसमें हम 2 दिन के सूर्य के ड्यूरेशन के बीच का ड्यूरेशन 24 घंटे लेते हैं और 24 घंटे में 86,400 सेकंड लेते हैं, और उस 86,400 सेकंड के एक भाग को हम क्या बोलते हैं? सेकंड। फिर 1967 में इसकी दूसरी परिभाषा दी गई। इसमें क्या माना? जो सीजियम 133 का परमाणु है, जितने समय में 919263177 कंपन कर लेता है, उतने समय को हम क्या बोलते हैं? एक सेकंड बोलते हैं, ठीक है? तो अभी तक हमने आपको 3 जो है भौतिक राशियां थी, उनके जो मात्रक थे, उनको जो है डेफिनेशन डिस्कस की है, ठीक है? एक किलोग्राम के बारे में, एक आपने मीटर के बारे में, और तीसरा क्या पढ़ा आपने? सेकंड का डेफिनेशन, ठीक है? चलिए अब हम चलते आगे। अगला जो टॉपिक आता है वो क्या है आपका? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है जी? विद्युत धारा का मात्रक होता है आपका क्या? एम्पियर। इसको ध्यान से देखेंगे क्या होता है एम्पियर। देखो ध्यान से, हम क्या करें, मान लेते हैं निर्वात। निर्वात में अगर 2 तार लें, मान के चलो ये 2 तार लिए, देखो क्या बोल रहा है ये? यदि 2 लंबे और पतले तारों को, निर्वात में 2 तार हैं, इनके बीच की दूरी कितनी लेनी है? 1 मीटर। 1 मीटर, ठीक है? 1 मीटर की दूरी पर 2 तारों को रखा है आज, ठीक है? और एक दूसरे के कैसे रखे हैं? ये समांतर, ठीक है? और कंडीशन क्या है? विद्युत धारा की दिशा क्या ले लें आप? समान। कि भाई विद्युत धारा कहां से कहां बह रही है? मान के चलो या तो ऊपर बह रही है या तो क्या मान लेंगे? नीचे बह रही है। क्लियर है क्या? अच्छा,
और ऐसा करने से देखिए कॉन्सेप्ट होता है क्या कि अगर दो तार हैं जो आपस में किसी दूरी पर रखे, अगर उनमें धारा की दिशा समान है तो वो एक दूसरे पर जो बल आरोपित करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे पर बल आरोपित देंगे। वो बल कैसा होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। कैसा होगा, जब धारा की दिशा समान होती है तो आकर्षण करते हैं एक दूसरे को। बताइए, और वो कितना बल लगाए एक दूसरे पर, ये इस पर और ये उस पर, कितना बल लगाए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाए। तो बताइए हर एक तार में जो बहने वाली धारा है ये कितनी कहलाएगी, 1 एम्पियर। ये भी कितनी कहलाएगी, 1 एम्पियर। फिर से देखो इसको ध्यान से, इसको फिर से देखें ध्यान से, क्या मानना है, देखो ध्यान से, यहां ध्यान दीजिए आप। जैसे ये 2 तार लिए, पहला तार लिया, ये दूसरा तार लिया, ये निर्वात में रखना है जहां वायु ना हो, और इनके बीच की दूरी कितनी लेनी है, 1 मीटर। और मान के चलिए इनमें धारा की दिशा क्या है, समान। तो बताइए ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा, कितना एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगा रहे हैं यदि, प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान कितना कहलाता है, 1 एम्पियर। अब बताइए इसको परिभाषा कैसे बनाओगे, यदि 2 अनंत लंबाई के सीधे तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और वो दोनों एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, तो प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर। कितना हो जाएगा आपका, 1 एम्पियर। अब इसको जो है आपने एक बार समझ लिया, अब बस इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई आपको सीधा दिमाग में जो है प्रोसेस करो कि क्या बताया गया आपको कि 2 तार हैं, उसमें धारा की दिशा समान है, बीच की दूरी 1 मीटर है, एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल। तो हर एक तार में बहने वाली धारा का वैल्यू कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। क्लियर। चलिए अगला जो आता है वो आता है आपका क्या, देखो ध्यान से, अगला जो डिस्कशन करते हैं, अगला ताप। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन। तो देखो केल्विन की परिभाषा कैसे दी गई, ध्यान से देखेंगे, जल का त्रिक बिंदु। तो पहले तो ये समझना है त्रिक बिंदु होता क्या है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि ये वह अवस्था, वह ताप जिस पर जो जल है तीनों अवस्थाओं में होता है, ठोस अवस्था भी होती है, द्रव अवस्था भी होती है और गैस अवस्था भी होती है। सर ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। देखो आपने देखा है, आप नॉर्मली फ्रिज से अगर, या जो ठंडी बर्फ को आप अंदर से फ्रीजर से निकाल के जब बाहर रखते हो, कुछ समय के बाद वो मेल्ट होती है और उसमें से धुआं सा भी निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि वो एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। बर्फ का ताप क्या होता है, कम, कमरे का ताप क्या होता है, ज्यादा। ऊष्मा का प्रवाह होता है उच्च ताप से निम्न ताप। तो कमरे की जो वायु है वो तेजी से बर्फ में आती है और बर्फ को जो है क्या करती है, पिघलाती है। और जब बर्फ पिघलता है तो वो धीरे धीरे द्रव लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जैसे देखो ये बर्फ है, आपने रखा था, फिर धीरे धीरे वो क्या है, द्रव में बदलेगा और उसमें से वाष्प टाइप की निकलती है। तो देखो ये बर्फ ठोस भी हो गई, ये पिघल रही है तो द्रव भी है, और ये क्या है, गैस भी है। तो जिस अवस्था पर, जिस ताप पर ये तीनों अवस्थाएं पाई जाएं, मतलब जो आपका लिक्विड पानी है वो ठोस में भी हो, द्रव में भी हो, गैस में भी हो, उस ताप को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु। अब बताओ उस त्रिक बिंदु के, मान के चलिए उसका वैल्यू कुछ भी है, एक्स है, त्रिक बिंदु मान के चलिए किसी टेम्परेचर पे है, भाई कोई ताप होगा ना जिस पर वो तीनों अवस्थाएं पाई जाएंगी, उस ताप के, उस मान के 1/273 भाग को, 1/273.16 भाग को हम क्या बोलते हैं, 1 केल्विन। उसको किससे दर्शाते हैं, के। बताइए क्या होता है 1 केल्विन। सर जो जल का त्रिक बिंदु होता है ना, जल का त्रिक बिंदु मतलब जिस पर वह ताप, जिस पर जो द्रव है, जल है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस भी अवस्था होती है, द्रव भी होती है और गैस भी होती है। उस वैल्यू के, उस ताप, उस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के, उस त्रिक बिंदु के कौन से भाग को, 1/273.16 भाग को हम क्या बोलते हैं, 1 केल्विन बोलते हैं। और इसका संकेत क्या है दर्शाने का, के। केल्विन एक्चुअल वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इसका संकेत क्या पड़ा, के पड़ा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला वाला। क्या है अगला वाला, जल्दी से बताओ, ज्योति तीव्रता। बताइए क्या है ये, ज्योति तीव्रता। अब ज्योति तीव्रता जो है ये बहुत ज्यादा यूजेबल राशि नहीं है, इसका यूज देखने को कम ही मिलता है। बताइए ज्योति तीव्रता का मतलब, ये मात्रक क्या होता है, कैंडेला। क्या है इसका मात्रक, कैंडेला।
क्या होता है कैंडला? ध्यान से देखो यहाँ पे। मान के चलिए ये कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है। यहाँ मान लिया कोई क्या है, प्रकाश स्रोत, ठीक। अब प्रकाश स्रोत क्या हो सकता है? आपका मोमबत्ती भी हो सकता है प्रकाश स्रोत, बल्ब भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकती है, आग, कुछ भी हो सकता है प्रकाश स्रोत। जहां से प्रकाश दिख रहा हो वो सब क्या है? प्रकाश स्रोत है। टॉर्च, ये सब चीजें क्या है? प्रकाश स्रोत। मान के चलिए प्रकाश स्रोत है। तो देखो क्या लिखा है, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडला तब कहलाती है जब यह स्रोत, देखो जैसे मान के चलिए इसकी दिशा फिक्स कर लेते हैं, इस दिशा में। एक्चुअल में ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता कितनी है। जैसे एक जगह आप बल्ब जल रहा है और अगर आप बल्ब के पास खड़े हो तो आपके ऊपर प्रकाश की तीव्रता क्या आ रही है? ज्यादा। आप बल्ब से दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, प्रकाश की तीव्रता क्या होती जा रही है? कम। तो अलग अलग जगहों पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? अलग अलग। इसी को हम क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता। किस जगह पर कितनी है, तो उसमें दिशा फिक्स कर ली। मान के चलो ये प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश आ रहा है, मान के चलिए इस दिशा की हम बात करते हैं। तो देखो अब अगर यहां से जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है तो प्रति सेकंड प्रकाश के कण आ रहे होंगे, तो प्रति सेकंड उसकी आवृत्ति, जो प्रकाश यहां फैल रहा है उसकी आवृत्ति मान लिया कितनी है? 540 × 10⁻12, मतलब कितनी होती है आवृत्ति। ये एक प्रकाश स्रोत है, ये जल रहा है, किसी निश्चित दिशा में प्रकाश दे रहा है। तो बताइए प्रति सेकंड जो है प्रकाश कण कितने निकले, उसकी आवृत्ति कितनी है? 540 × 10⁻12। और उसकी जो तीव्रता है वो कितनी हो? 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन। प्रति स्टेरेडियन। स्टेरेडियन समझ रहे हो आप? स्टेरेडियन अभी बताया था कौन होता था? कौन होता था किसका? घन कोण का। मतलब कोई प्रकाश स्रोत है वो इस तीव्रता का प्रकाश, जिसकी प्रकाश की आवृत्ति कितनी हो? 540 × 10⁻12 किसी एक दिशा में निकाल रहा हो और उसकी तीव्रता कितनी हो? 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन। तो उस दिशा में प्रकाश स्रोत की जो तीव्रता है वो कितनी कहलाएगी? एक कैंडल। फिर से समझते हैं, देखिए ध्यान से। एक प्रकाश स्रोत है जो सर प्रकाशमान है, हर दिशा में प्रकाश फैला रहा है। तो हमने मान लिया किसी एक दिशा में कितनी तीव्रता आ रही है। तो अगर वो प्रकाश स्रोत की तीव्रता कितनी, आवृत्ति कितनी हो किसी दिशा में? 540 × 10⁻12 हर्ट्ज हो, और उसकी तीव्रता कितनी हो? 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन। तो उस दिशा में उस प्रकाश स्रोत की तीव्रता, ज्योति तीव्रता कितनी कहलाती है? एक कैंडल। और ये जो लाइट कैसी होनी चाहिए? एक वर्णी। एक वर्णी मतलब एक रंग का प्रकाश होना चाहिए, एक वर्णी प्रकाश। तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक कैंडल। ठीक। तो ये जो है हमने आपको जो भौतिक राशियां थी उसमें जो मूल राशियां थी उन मूल राशियों को समझा, उन मूल राशियों के मात्रकों को समझा। अब हम आगे पढ़ते हैं इसी में, ध्यान से देखिए। आगे हम पढ़ते हैं कि भाई जब ये मात्रक बनाए गए, तो उन मात्रकों को बनाते समय भाई ऐसा था कि जैसे दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री में बोली जाने वाली भाषा क्या है? अलग अलग। जैसे हम इंडियन हैं, हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ भी हालांकि हर तरीके की भाषा बोली जाती है, उससे भी ज्यादा फॉरेन में भी अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो जब क्या हुआ कि जब व्यापारिक दृष्टिकोण बढ़ा, तो जब एक देश ने दूसरे देश के साथ व्यापार किया, तो अच्छा, जब व्यापार करने से पहले जब व्यापार हमारे देश के अंदर ही होता था तो क्या होता था? हमारे अपने आप मात्रक थे। मात्रक का मतलब क्या? आप कपड़ा लेने गए, कपड़े को नापने का भी एक पैमाना होता था। पहले मीटर स्केल नहीं हुआ करता था। आज जो आप मीटर में कपड़ा खरीदते हो तो पहले हाथ से या कोई दूसरे पैमाने से जो है कपड़े को नापते थे, ठीक है। ऐसे ही चीजों को तौलने के तरीके भी क्या होते थे? अलग अलग होते थे। जैसे आज हम बोलते हैं कि भाई पूरी दुनिया में वेट को हम किलोग्राम में नापते हैं, लेकिन आज भी देखो ना, आप अमेरिका जैसी कंट्री में या किसी दूसरी कंट्री में जाओगे, या मतलब कई कंट्रियों में जो है उसको पाउंड बोलते हैं। हम लोग रुपया यूज करते हैं, वो लोग जो है डॉलर में जो है इकाई को इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग देशों की जो है मात्रक क्या थे राशियों के? अलग अलग। भाई भौतिक राशियां तो वही थी, लेकिन कोई उसका मात्रक कुछ इस्तेमाल करता था, कोई उसका मात्रक कुछ इस्तेमाल करता था।
तो पहले जो मात्रकों की पद्धतियां थी वो कितने प्रकार की थी, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखना यहाँ पे। जैसे सबसे पहले आती है आपकी एफपीएस पद्धति। हालांकि ये सीजीएस है, 3 पद्धतियां हम इस्तेमाल करते थे, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। फिर एमकेएस का एडवांस फॉर्म बना क्या, एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, सीजीएस पद्धति क्या होती थी, सीजीएस। सीजीएस में सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम और एस का मतलब है सेकेंड। अर्थात सर सीजीएस, सीजीएस में जो सी का मतलब है वो क्या है बताइए, सी का मतलब क्या है बताइए, यहां देखो, सी का मतलब सर सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एच का मतलब सेकेंड। इसका मतलब वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हो और ग्राम, ग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का, जो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम इस्तेमाल करते हैं और समय का मात्रक सेकंड इस्तेमाल करते हैं। ऐसी पद्धति को हम क्या बोलते थे, सीजीएस पद्धति। इसे गाउसियन पद्धति के नाम से भी जानते हैं। कौन सी पद्धति, गाउसियन पद्धति। तो बताइए क्या होता है सीजीएस पद्धति, देखो जरा ध्यान से। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रक, बताइए लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ऐसी पद्धति को हम क्या बोलते हैं, सीजीएस पद्धति। अच्छा, दूसरी है आपकी एफपीएस पद्धति। ये ब्रिटिश पद्धति कहलाती थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो जो है इसको सबसे पहले से जो है इसको इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस पद्धति का नाम ही क्या है, ब्रिटिश पद्धति। तो बताइए एफपीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, या ऐसी पद्धति को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति। अंग्रेज जो है इसका इस्तेमाल। तो बताइए क्या है एफपीएस का फुल फॉर्म। एफ का मतलब फुट, मतलब लंबाई को वो किस में नापते थे, फुट में, और पी मतलब पाउंड, मतलब द्रव्यमान को किस में नापते थे, पाउंड में। ठीक है, आज भी जो है ये चलता है। और समय को किस में नापते थे, सेकंड। ठीक है, तो बताइए कैसे। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट होता था, मतलब वहां लंबाई को फुट में नापते थे। ठीक है, और द्रव्यमान को किस में नापते थे, पाउंड में। जैसे आप सब्जी खरीदने गए तो उसके वेट को जैसे आज किलोग्राम बोला जाता था, वहां क्या बोला जाता है, पाउंड। और समय का मात्रक तो सेकेंड ही होता था, चाहे ये पद्धति हो, चाहे ये हो, चाहे ये। तो बताइए वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, ऐसी पद्धति को हमने नाम दिया क्या, एफपीएस पद्धति। और ये किसने चलाई थी, ब्रिटिशर्स ने, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति। अब देखिएगा अगली जो पद्धति आई वो कौन सी आई, एमकेएस पद्धति। क्या आई, एमकेएस पद्धति। अब भाई एमकेएस पद्धति में एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है क्या, सेकंड। इसका नाम क्या पड़ा, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसमें बताइए लंबाई का मात्रक क्या होगा, बताओ लंबाई का मात्रक क्या होता है इसमें, सर मीटर होता है। इसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, सर किलोग्राम होता है। और समय का मात्रक तो वही होता है क्या, सेकंड। समझ में आया। तो सर इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। अब देखो ना ध्यान से, ये अलग अलग पद्धतियां चल रही थी। अब क्या हुआ, क्या हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और जब इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापार जो है एस्टेब्लिश हुए, तो धीरे धीरे करके अब भारत सऊदी से तेल खरीदता है। मेरी बात समझ, हम अमेरिका को जो है मिल्क जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब व्यापार हुआ तो जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वहां डॉलर चलता है, अगर हमारा व्यापार अमेरिका से हो, और 1 रुपया और डॉलर में अंतर भी है, समझ रहे हैं आप। तो भाई ये जो, अगर आप उसका कोई सामान खरीदोगे, अमेरिका कंट्री से आपने कोई सामान खरीदा, आप उसको रुपया दोगे
वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो तो बोलेगा कि भाई मुझे डॉलर चाहिए, हमारे यहाँ डॉलर चलता है। ठीक वैसे ही अगर आप उनको कुछ बेचोगे तो वो आपको डॉलर देंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि भाई हमारे यहाँ तो रुपया चलता है, उनको रुपया चाहिए। तो ये समस्या जब खड़ी हुई तो फिर जन्म लिया एक नई पद्धति ने। तो फिर ऐसी समस्या से बचने के लिए या इसका समाधान जो था वो एक नई पद्धति के रूप में आया। उस पद्धति को बोला गया क्या? एसआई पद्धति। क्या बोला गया? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स को हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। एक ऐसी पद्धति बनाई है। उन्होंने बोला ऐसे इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो सभी देशों में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसको हम मानते हैं कि भाई आप किसी कंट्री में जा रहे हो, जरूरी नहीं आपको सभी प्रकार की भाषाएं आती हो, तो भाई आप एक कॉमन लैंग्वेज कम से कम जिसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक ऐसे ही कॉमन मात्रक बनाए गए भौतिक राशियों, और उस मात्रक पद्धति को हमने नाम दिया क्या? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में क्या है, जो भौतिक राशियों के मात्रक बनाए गए वो इस तर्ज पे बनाए गए कि भाई उनको पूरे वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। भाई हर देश हो, कोई सा भी देश हो, वो उस राशि का मात्रक वही इस्तेमाल करेगा। जैसे लंबाई का एसआई मात्रक मीटर बनाया गया, तो भाई पहले अंग्रेज जो है फुट में बोलते थे लंबाई, अब बोला ना 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 2 फुट चलेगा ना सेंटीमीटर, आपको किस में मेजर करना है? मीटर में। एसआई पद्धति क्या बनाया गया उसका? एसआई यूनिट क्या बनाया गया लंबाई का? मीटर। ऐसे द्रव्यमान का क्या बनाया गया? किलोग्राम। वो पाउंड में इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब क्या बना दिया गया? किलोग्राम। तो भाई ऐसी समस्याएं जब आई रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे, और जो है इंटरनेशनल लेवल पे। क्षेत्रीय लेवल पे तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि किस क्षेत्रीय लेवल पे तो लगभग एक ही प्रकार की मात्रा के इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ तो इस टाइप की समस्याएं फेस करनी पड़ी, और इनका निपटारा आया एक नई पद्धति के रूप में जिसको हम बोलते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति को पूरा नाम क्या है बताइए? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्टेंस किया जाएगा, एक्सेप्टेंस मिला। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एसआई यूनिट, एसआई पद्धति। तो बताइए कौन से सन में? 1960 में हमें आजादी मिल चुकी थी, यस नो? यस। तो उसके बाद की कहानी है 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में एसआई पद्धति को जो है स्वीकार किया गया। इसका पूरा नाम जो है, ये फ्रांसीसी भाषा में नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बताइए? दी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इसको हम अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो है एक फ्रांसीसी शब्द लिखा हुआ है। अच्छा, इस पद्धति में कितने मूल मात्रक थे? 7। वही जो मूल मात्रक आपने पढ़े, उन्हीं राशियों के मात्रक एसआई बनाए गए। ठीक है, और 2 कौन से मात्रक है? संपूरक मात्रक। ठीक है, ये 7 मूल मात्रक समझ गए। जो 7 राशियां थी उन्हीं के मात्रकों को हमने क्या बोला? मूल मात्रक। और जो 2 पूरक मात्रक थे उनके मात्रक को हम बोल रहे हैं क्या? पूरक मात्रक। ध्यान से देखिए, अब देखो ध्यान से, एक बार हम देखते ध्यान से इसको। ये जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये जैसे ये जो 7 राशियां हैं, लंबाई का अभी बताया ना मैंने, एसआई मात्रक मैंने बोला भी था कि जब भी डिस्कस करने वाले इसके बारे में। देखिए लंबाई का एसआई मात्रक क्या बनाएगा जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होगा? वो क्या है बताइए? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और सर समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और ताप का मात्रक केल्विन। कैसे दर्शाते हैं? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल। तो आपको ये मात्रक याद रखने हैं। ये 7 है, ठीक है ना? ध्यान से, क्योंकि 7 मूल राशियां हैं तो 7 ही मात्रक होंगे। ये भी 7 है तो ये भी कितने होंगे? 7 ही तो होंगे। क्लियर है क्या? बताइए, इनको पढ़ लिया। अब देखो जो 2 पूरक मात्रक थे, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक क्या है? रेडियन, और ठोस कोण का मात्रक क्या है आपका? स्टेरेडियन। क्लियर है? चलिए